करीब 100 साल पहले मुल्लाओं की चपेट से निकला तुर्की देश क्या एक बार फिर उसी गर्त में जा रहा है। लगातार वहां महिलाओं की हो रही हत्याओं से बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं। इस साल के पहले 3 महीने के दौरान ही तुर्की में लगभग 92 महिलाओं की हत्या कर दी गई। फरवरी में तो एक ही दिन में 7 महिलाओं की हत्या की गई थी। तुर्की में एक दिन में इतनी सारी महिलाओं की हत्या पहले कभी नहीं हुई थी। ये सभी हत्याएं उन महिलाओं की हुई जो वहां इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज विस्तार से समझेंगे आखिर तुर्की में लगातार क्यों हो रही है महिलाओं की हत्याएं और क्या तुर्की महिलाओं के लिए आज विश्व का सबसे खतरनाक देश बनता जा रहा है। 100 साल पहले इस्लामिक कट्टरता को नकार कर शरीयत को ठुकरा कर आगे बढ़ा तुर्की क्यों एक बार फिर शरीयत की कब्रगाह में जा रहा है। मामले को सिरे से समझिए। कैसे खुले विचारों वाला देश सुन्नी मुस्लिमों का खलीफा बना और फिर उस खलीफाई का अंत हुआ जिसका शोर गुलाम भारत तक मचा। यहाँ के मुसलमान भी खलीफा की गद्दी बचाने में उतारू थे। खलीफा की गद्दी को खतरा हुआ तो तुर्की में, लेकिन उसकी सजा केरल में लाखों हिंदुओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। तो सबसे पहले समझिए किस्सा तुर्की का। लगभग पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस समय तुर्की ये युद्ध हार गया था। सैकड़ों साल से चली आ रही वहाँ साल 1299 से चल रही खानदानी खिलाफत भी खत्म हो गई थी। ये उस दौर की बात थी जब शिया मुस्लिमों का खलीफा ईरान था तो सुन्नियों का खलीफा तुर्की। लेकिन अब अंग्रेजों ने ओटोमन साम्राज्य का अंत करके सुन्नी खलीफा का पद खत्म कर दिया था। सवाल बना सुन्नी मुस्लिमों का खलीफा अब कौन होगा, क्योंकि उस दौर या उससे पहले दौर में जब तक सऊदी अरब में तेल नहीं मिला था तब तक सऊदी अरब गरीब देश हुआ करता था। मुस्लिमों के मजहबी स्थल उसके देश में थे, लेकिन असली नेता था तुर्की। और तुर्की वाले अरब वालों को अपने से नीचा मुसलमान समझते थे। इतना नीचा कि साल 1818 में तो सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद का तुर्की द्वारा सिर तक कलम किया गया था। किंग अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को जंजीर में बांधकर इस्तांबुल ले जाया गया। जहां इस्तांबुल में सिर काटा जा रहा था तो हागिया सोफिया चर्च, जिसे बाद में मस्जिद बना गया, उसके बाहर भीड़ जश्न मना रही थी। हागिया सोफिया के बाहर अब्दुल्ला का कटा सर 3 दिनों तक लोगों को देखने के लिए रखा गया था। इसके अलावा सऊदी के दिरिया और रियाद के बाहरी इलाकों पर भी हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। ओटोमन का यह तुर्क साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो सन 1299 से 1922 तक रहा। यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला था, जिसमें पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप तक शामिल थे। वर्तमान समय में इसके अरेबियन देश इराक, सीरिया, मिस्र, ईरान, ग्रीस, बोस्निया, इजराइल, फिलिस्तीन आदि बहुत से देश थे। इनका विस्तार अपने उच्चतम स्तर पर 17वीं शताब्दी के दूसरे भाग में विशाल क्षेत्र में था। उस समय इसके शासक को खलीफा कहा जाता था, जो दुनिया के सारे मुसलमानों का, सुन्नी मुसलमानों का सर्वमान्य नेता कहलाता था। लेकिन साल 1920 आते आते तुर्की में मजहब के खिलाफ आंदोलन भड़क उठा। लोग सुल्तान को या खलीफा की शरीयत पर सवाल खड़े करने लगे। कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा की अगुवाई में आंदोलन चल पड़ा। सुल्तान के खिलाफ प्रगतिशील मुसलमानों का दल तैयार हुआ। विद्रोह भड़क उठा, जिसका लाभ अंग्रेजों को मिला। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को प्रजातंत्र घोषित किया और स्वयं वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब राज्य लगभग निष्कंटक हो चुका था, पर मुल्लाओं की ओर से इसका निरंतर विरोध चल रहा था। इस पर कमाल पाशा ने सरकारी अखबारों में इस्लाम के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 1920 के दशक में तुर्की एक आधुनिक देश के रूप में उभरने लगा। महिलाओं को यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, वे कई बार नए व्यवसाय को भी चुन सकती थी। तुर्की के मुल्ला इससे भड़क उठे। उन्होंने कमाल पाशा के विरुद्ध फतवे जारी कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया कि कमाल पाशा ने महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालकर देश में आधुनिक डांस का प्रचार किया है, जिसमें स्त्री और पुरुष सटकर नाचते हैं। इसका अंत होना चाहिए। हर मस्जिद से ये आवाज़ उठाई गई। तब कमाल ने 1924 के मार्च में खिलाफत प्रथा शरीयत का अंत किया और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हुए एक विधेयक संसद में रखा और विधेयक जबरदस्ती पारित भी करा लिया। किंतु भीतर ही भीतर मुल्लाओं के विरुद्ध आग बराबर सुलगती रही। कमाल के कई भूतपूर्व साथी मुल्लाओं के खेमे में जा मिले।
इन लोगों ने विदेशी पूंजीपतियों से धन लिया, ये सभी मुल्ला फिर से शरीयत चाहते थे। अंत में एक दिन कमाल पाशा ने बड़ी संख्या में मुल्लाओं को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया। पर कमाल ने देखा कि फांसी पर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, देश को आधुनिक रूप से शिक्षित करना है तथा इस्लामिक रीति रिवाजों को ही नहीं, पहनावे को भी समाप्त करना होगा। कमाल ने पहला हमला तुर्की टोपी पर किया। इस पर विद्रोह हुए पर कमाल ने सेना भेज दी। इसके बाद उन्होंने इस्लामिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर एक नई संहिता स्थापित की, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली की सब अच्छी अच्छी बातें शामिल थी। एक से अधिक शादी करना, एक से अधिक पत्नी रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। कानून बना कि अब तुर्की में कोई पति अपनी पत्नी के साथ जानवर वाला व्यवहार नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। स्त्रियों के पहनावे से पर्दा उठा दिया। पुरुष छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता छोड़कर कोट पैंट पहनने लगे। कमाल पाशा ने सुन्नी मुस्लिमों के खलीफा का अंत किया। सुल्तान भागकर विदेश चला गया। जेब में फूटी कोड़ी नहीं थी, तब इंडिया में हैदराबाद के निजाम ने उनकी आजीवन पेंशन का ठेका लिया। न केवल ठेका लिया बल्कि भारत में दंगे फैल गए। हिंदुओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन तुर्की की महिलाएं मस्जिदों से आज़ाद हो चुकी थी। अब वो खुली हवा में सांस लेने लगी थी। ये अपने आप में क्रांतिकारी और अनूठा कदम था, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश में परिवार संबंधी धर्मनिरपेक्ष कानून बने थे, जिसके तहत शादी, तलाक, निकाह, उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार मिले थे। अब सवाल ये है कि फिर तुर्की में पहले वाला कट्टरपंथ अब कैसे आया। दरअसल साल 1938 तक कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति रहे। उनके बाद भी तुर्की उनके विचारों पर चलता रहा, यहाँ तक कि इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला तुर्की पहला देश था। ये यूरोपीय संघ की संधि थी, जिसका उद्देश्य था जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना और उस पर कार्रवाई करना। किंतु साल 2007 में अब्दुल्ला गुल वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उनकी पत्नी हिजाब पहनती थी। अब्दुल्ला गुल कोट पैंट पहनने वाला एक मजहबी मुल्ला था। उसने शरीयत को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन तुर्की के बड़े शहर अंकारा में अनुमानित 3 लाख लोगों ने हाथ में गणतंत्र के संस्थापक कमाल अतातुर्क पाशा के बैनर उठा रखे थे और सड़कों पर लोग नारा लगाने लगे कि हमें राष्ट्रपति के रूप में मुल्ला नहीं चाहिए, हमें आस्था पर विश्वास है पर कट्टरपंथ पर नहीं। इसी प्रकार से दूसरा विरोध प्रदर्शन, इसमें 7 लाख मुसलमानों ने तुर्की की राजधानी में प्रदर्शन किया और नारा लगाया कि तुर्की सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। तब लोगों ने अपने देश को मजहबी कट्टरपंथ से एक किस्म से बचा लिया। लेकिन साल 2014 में तुर्की की कमान संभाली दूसरे कोट पैंट पहनने वाले मुल्ला अर्दोआन ने, और अपने भाषण में कहना शुरू किया कि महिलाएं मर्दों के बराबर नहीं है, बच्चे पैदा करना एक महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जुलाई 2020 में इस्तांबुल की जाने माने हागिया सोफिया म्यूजियम को भी मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी और कैथेड्रल के रूप में बनाई गई इस इमारत को ओटोमन साम्राज्य के तुर्कों ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। बाद में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम बना दिया, किंतु अर्दोआन ने फिर से इसे मस्जिद में बदल दिया। अर्दोआन तुर्की में फिर कट्टरपंथ चाहता था। उसने वो समझौते जो जेंडर आधारित थे कैंसिल कर दिए। अर्दोआन चाहता है वो फिर से ओटोमन साम्राज्य स्थापित करे और अपने मुल्क के पुराने इतिहास को हकीकत बना दे। अरब दुनिया में अपने पैर सख्ती से जमाने के लिए खुद को मुसलमान मुल्कों का नेता बनाना चाहता है। इससे पहले उसने तुर्की में हिजाब, नकाब, शरीयत दिखाना जरूरी है। धर्म निरपेक्षता समाप्त करनी होगी, मजहब का बोलबाला करना होगा, महिलाओं को घर में बंद करना होगा, और वो हो भी रहा है। जो महिला कट्टरपंथ का विरोध कर रही है उन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। हालांकि 52% लोग अर्दोआन का समर्थन करते हैं तो 48% विपक्ष में भी हैं। आने वाले वक्त में वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मजहब का हाथ मजबूती से थामे रहेंगे। रही इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की बात, तो वो सपना अब दूर दूर तक कामयाब होता नहीं दिख रहा है। मुस्लिम दुनिया की राजनीति से ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी का आइडिया धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इन मुल्कों में राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम बनता जा रहा है। सऊदी अरब आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। कतर, यूएई भी सामाजिक आर्थिक बदलाव से गुजर रहे हैं। किंतु अर्दोआन अब भी समझता है कि मजहब की उनकी राजनीति देश के भीतर तो काम करेगी, लेकिन अरब दुनिया और वैश्विक राजनीति में उन्हें अपने व्यावसायिक हितों और अपनी पहचान को आगे करना होगा।
आने वाले वक्त में यही उसकी ज़रूरत होगी। इसके लिए उसने पाकिस्तान और मलेशिया जैसे भाड़े के टट्टू पकड़े हैं जो उसे खलीफा मानने को तैयार है। लेकिन अर्दोआन के खिलाफ 48% लोगों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है जो तुर्की में शरीयत नहीं चाहती। इसके लिए वो मर भी रहे हैं, चाहे ईरान में बुर्के हिजाब की बात हो या तुर्की में इस्लामिक देशों में महिलाओं का आंदोलन तेजी से बढ़ रहे हैं जो आगे चलकर मजहब और शरीयत का काल बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तुर्की के अंदर एक सवाल बन रहा है कि क्या फिर से कोई कमाल पैसा जैसा नेता आएगा जो तुर्की को मजहबी मानसिकता से मुक्त करेगा।